हे गाइस, जय हिंद। मैं हूं संजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएफओ के लिए स्पेशल सीरीज़ के बारे में, जिसका यहां पर पार्ट 5 होने वाला है। अभी तक पार्ट 4 इस सेशन के हो चुके हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने पुरानी वीडियोज़ को नहीं देखा है, चैनल पर जाकर आप एक बार उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है आपकी IBPS एएफओ के साथ साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्जाम के लिए। यहाँ पर हम टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं और उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी जानते हैं, तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहना है। सबसे पहले हम बात करें पुराने पार्ट में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में, जिसका सही जवाब हम यहाँ पर जानने वाले हैं। इसका आपने काफ़ी अच्छी तरीके से जवाब दिया है। क्वेश्चन है, मैंगो मॉलफॉर्मेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन, यानी कि जो मैंगो मॉलफॉर्मेशन की समस्या होती है आम के अंदर, वो सबसे पहले कहाँ पर ऑब्जर्व किया गया है। तो ये जो है 1891 में बिहार में इसको ऑब्जर्व किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको आपको याद रखना है। इसके साथ अगर हम बात करें स्पॉन्जी टिश्यू की समस्या होती है आम के अंदर, ये जो है आपका 1934 में देखा गया था। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे ब्लैक टिप की, तो ब्लैक टिप 1909 में देखा गया था। तो ये आपको इसको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। अगर हम बात करें तो 1891 में जो फिजी वाला ऑप्शन है, यहाँ पर जो है आपका बंची टॉप को देखा गया था, जो कि बनाना की समस्या होती है, बनाना में देखने को मिलती है। 1909 में जो है वुड हाउस में आपको ब्लैक टिप इन मैंगो यहाँ पर देखने को मिला था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाते हैं और ऑप्शन जिनको आपको याद रखना है। आगे बढ़ें, बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो यहाँ पर बात हो रही है ट्रिमिंग इज डन, यानी ट्रिमिंग का मतलब क्या है कि रिमूवल ऑफ अनडिजायर्ड प्लांट पार्ट्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा रोज और मैरीगोल्ड, यानी कि आंसर होगा बोथ। काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है जिसको आप सभी को याद रखना है। फिर बात करेंगे ब्रोमेलिन एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ब्रोमेलिन जो कि एक एंजाइम है, इसको किससे हम प्राप्त करते हैं, तो इसको हम पाइन एप्पल से इसको प्राप्त करते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। आगे बढ़ें, बात करें डबल सेंचुरी इज अ वेराइटी ऑफ, डबल सेंचुरी किसकी वेराइटी है ये हमको याद रखना है। तो डबल सेंचुरी की बात कर रहा है, ये जो होगी आपकी कोकोनट की होगी। बात करते डबल जीरो की, तो डबल जीरो आपकी मस्टर्ड की वेराइटी है। तो दोनों वेराइटियों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, सॉल्युबिलिटी ऑफ रॉक फॉस्फेट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आंसर होगा बेसिलस पॉलीमैक्सा, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें तो इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, इसका क्लासिफिकेशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर की बात करेंगे, वाटर सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, जिसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट, डबल सुपर फॉस्फेट, TSP यानी कि ट्रिपल सुपर फॉस्फेट भी आ जाता है। साइट्रेट सोल्यूबल मतलब कि जो साइट्रेट में सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होंगे, जिसमें DCP आता है आपका डाई कैल्शियम फॉस्फेट, और बेसिक सिलेग आता है। साइट्रेट और वाटर इंसोल्यूबल में आता है आपका रॉक फॉस्फेट। ठीक है, रॉक फॉस्फेट में आपका 20 to 40% P2O5 होता है, आपको इसको याद रखना है। DCP यानी डाई कैल्शियम फॉस्फेट में लगभग 33 to 40% इसमें P2O5 होता है। बाकी SSP, DSP, TSP में 16%, 32% और 48% यहाँ पर P2O5 होता है। तो आपको इसको याद रखना है, फर्टिलाइजर से एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो यहाँ पर बात हो रही है डैश ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन। तो सब लोगों को पता है नाइट्रोजन की कमी से जो होता है बटनिंग की समस्या देखने को मिलती है फूल गोभी में, तो आपको इसको याद रखना है। फिर आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, साल्ट टोलरेंट क्रॉप की यहाँ पर बात हो रही है। तो शुगर बीट यानी चुकंदर जो होता है साल्ट टोलरेंट होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, कुकेस्ट मेथड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोन। तो कुकेस्ट मेथड की बात कर रहा है लोन इस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो सबसे सही आंसर, सटीक आंसर, इंपॉर्टेंट आंसर होगा टर्फिंग। इसको आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, परफेक्ट स्टेज फॉर राइस ब्लास्ट पैथोजन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेगानोपोर्थी ग्रीसी, ये जो है परफेक्ट स्टेज है, इसको आपको याद रखना है। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, तो यहाँ पर बात हो रही है तंबाकू के बारे में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनेगा। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टर्मिनल बड विथ और विदाउट स्मॉल लीव्स इन टोबैको। तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा यहाँ पर टॉपिंग। और इसी के साथ एक टर्म आती है क्यूरिंग। क्यूरिंग का मतलब क्या होता है, ये ड्राइंग प्रोसेस होती है, मतलब पत्तियों से मॉइस्चर को रिमूव करते हैं तंबाकू में। तो सीक्वेंस से पूछे तो टॉपिंग होती है, फिर उसके बाद होती है आपकी डीसकरिंग होती है, फिर उसके बाद आपकी प्राइमिंग प्रोसेस होती है और फिर क्यूरिंग होती है। तो ये कभी कभार एग्जाम में सीक्वेंस भी पूछ लेता है, टॉपिंग, डिसकरिंग, प्राइमिंग और क्यूरिंग। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बन जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये बनता है।
आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, अगर हम बात करेंगे तो 10 में यहाँ पर बात हो रही है फॉर सेफ्टी रिक्वायरमेंट मिनिमम लेंथ ऑफ फीडिंग कट ऑफ थ्रेसर इज कीप्ड एज। तो यहाँ पर जो 90 आंसर यहाँ पर सही होगा, यानी कि 90 सेंटीमीटर यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होने वाला है। फिर आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 में बात हो रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टेइंग बाय अ प्रोसेस ऑफ मास सिलेक्शन, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग सीड की बात हो रही है यहाँ पर, जिसको हम ऑप्टेन करेंगे मास सिलेक्शन से। तो राइट आंसर हम यहाँ पर जान लेते हैं, आंसर होगा यहाँ पर न्यूक्लियस सीड। और अगर हम इनके कलर के बारे में बात करें, क्योंकि कलर से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले जेनेटिक प्योरिटी की बात करेंगे तो न्यूक्लियस सीड में कितनी होती है, 100% जेनेटिक प्योरिटी होती है। और फिर उसके बाद ब्रीडर की बात करेंगे तो ब्रीडर का जो टैग होता है, ब्रीडर का टैग होता है गोल्डन कलर होता है, गोल्डन येलो कलर होता है, बफ कलर हम इसको बोल सकते हैं, ये एग्जाम में पूछता है ब्रीडर का। फाउंडेशन का जो होता है, फाउंडेशन का वाइट कलर होता है और इसको मदर सीड के नाम से भी जानते हैं, मदर सीड के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। रजिस्टर्ड का जो होता है वो पर्पल कलर होता है टैग का, और सर्टिफाइड का जो होता है वो ब्लू कलर होता है। तो ये कलर को रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आपको सबको याद रखना है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, विच ऑफ द फॉलोइंग हर्बिसाइड इज यूज्ड टू कंट्रोल वीड इन जीरो टिलेज। ठीक है, तो जीरो टिलेज का यहाँ पर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पैराक्विट का प्रयोग हम करेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और जीरो टिलेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम जीरो टिलेज मतलब कि लगभग प्राइमरी टिलेज को हम अवॉइड कर देते हैं। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है टिल प्लांटिंग, एग्जाम में पूछता है टिल प्लांटिंग किससे रिलेटेड है, तो जीरो टिलेज से रिलेटेड होता है। इसमें 4 प्रोसेस को हम अपनाते हैं। पहला जो हमारा क्रॉप रेसिड्यू होता है उसको हम क्लीन करते हैं, उसके बाद जो होता है सोइल के अंदर हम डिगिंग करते हैं, यानी गड्ढे करते हैं सीड को इंसर्ट करने के लिए, जो सीड नेक्स्ट हम सोइंग करेंगे। फिर हम पहला प्रोसेस हो गया कि जो क्रॉप है उसको रेसिड्यू को क्लीन किया, थोड़ा जो जगह हमको चाहिए उसको, फिर गड्ढे करेंगे, फिर गड्ढों में बीज को डालेंगे और क्या करेंगे उसको फिर हम ढक देंगे। तो इसी प्रोसेस को टिल प्लांटिंग बोलते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगर आपसे पूछे टिल प्लांटिंग किससे संबंधित है, तो जीरो टिलेज से, यानी कि शून्य भू परिष्करण से। ठीक है, इसमें जो है बीड का कंट्रोल मेनली हम केमिकल से करते हैं और केमिकल होगा यहाँ पर पैराक्विट, तो याद रखना है आपको। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, फ्रूट विच शो आइदर अ राइज इन रेस्पिरेशन रेट और एन एसोसिएटेड प्रोडक्शन ऑफ इथिलीन ड्यूरिंग द राइपेनिंग प्रोसेस आर कॉल्ड। मतलब ये डेफिनेशन है, आंसर होगा यहाँ पर क्लाइमेट्रिक, यहाँ पर राइट आंसर है। देखो एग्जाम में क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट से क्वेश्चन पूछता है। अगर क्लाइमेट्रिक फ्रूट की मैं बात करूँ तो आपको इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होती होगी बच्चों को। यहाँ पर हम बात करें आम, आप लिखते चलिएगा आम, अमरूद, इसको इंग्लिश में भी आप लिख लीजिएगा जैसे मैंगो, गुआवा जो भी हैं, आम, अमरूद। फिर उसके बाद बात करें हम केला, जो इंपॉर्टेंट फ्रूट्स हैं। फिर पपीते की हम बात करें यानी पपीता, ठीक है। उसके बाद सीताफल, पीच, पियर, प्लम। फिर उसके बाद आपका चीकू, ठीक है, और फिग यानी अंजीर। ये सब आते हैं आपके क्लाइमेट्रिक फ्रूट में। मतलब कि ये क्या होते हैं, अगर आपने इनको फलों को अगर आपने पेड़ से तोड़ लिया है तब भी ये क्या करेंगे, पक जाएंगे, तो इनको क्लाइमेट्रिक बोलते हैं। और नॉन क्लाइमेट्रिक मतलब अगर आपने उन फलों को कच्चे तोड़े हैं फलों को पेड़ से, तो वो नहीं पक पाएंगे, तो वो नॉन क्लाइमेट्रिक की कैटेगरी में आते हैं। उनमें आता है आपका अंगूर, अनार, अनानास, नींबू, लीची, बेर, ये सब आते हैं। तो ठीक है, आप इनको याद रख लीजिएगा, जैसे आप याद रख पाएँ, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, द कॉनकेव क्लियरेंस इन थ्रेशर कैन बी एडजस्टेड बाय। तो आंसर होगा यहाँ पर राइजिंग और लोअरिंग द सिलेंड्रल एंड कॉनकेव। ठीक है, तो यहाँ पर ये राइट आंसर होगा। आगे बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल सीड हैज़ मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इन उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा मस्टर्ड। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो क्वेश्चन नंबर 16 की यहाँ पर बात हो रही है, काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है। और यहाँ पर बात करें तो मोथा की जो फैमिली होगी वो होगी आपकी साइप्रेसी। एक और पॉइंट आप याद रखना कि जो क्रॉप है अगर उसमें बीड का इन्फेस्टेशन हो रहा है तो लगभग 33% तक वो है लॉस कर जाएगी फसल प्रोडक्शन में। इंसेक्ट का अगर उस पर प्रकोप हो रहा है तो 26% तक जो है वो लॉस हो जाएगा प्रोडक्शन में। और अगर डिसीज़ का इन्फेस्टेशन है तो 20% तक जो है क्रॉप में आपको इल्ड में रिडक्शन देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और बीड साइंस से रिलेटेड इंस्टीट्यूट जो है वो आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में, तो ये आप याद रखिएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, द बिहेवियर ऑफ प्लांट इन रिलेशन टू डे लेंथ इज टर्म्ड एज। तो आंसर होगा यहाँ पर फोटो पीरियोडिज्म, ये होता है डेफिनेशन, आंसर याद रखिएगा। आगे बात करें, एस्केप ऑफ पोटैटो डिसीज इज फेवर्ड बाय।
तो यहाँ पर जो है न्यूट्रल टू एल्कलाइन कंडीशन ये फेवर करता है, जिसको आपको याद रखना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम किसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो यहाँ पर जो है आपका केमिकल फर्टिलाइज़र को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हैं, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर बात हो रही है द आइडियल टेम्परेचर फॉर ट्यूबराइजेशन इन पोटैटो। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो देखिए पोटैटो को टेम्परेचर अलग अलग रिक्वायर होता है। जैसे जर्मिनेशन की बात करेंगे तो 25% यहाँ पर जर्मिनेशन के लिए ज़रूरत होती है पोटैटो को, और वेजिटेटिव ग्रोथ की बात करेंगे तो उसको 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए 17 डिग्री सेल्सियस और जर्मिनेशन के लिए जो है 25 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम बात करेंगे उसके ट्यूबराइजेशन के लिए तो जो रेंज होती है 17 से 20 डिग्री सेल्सियस जो होती है उसको ज़रूरत होती है ट्यूबराइजेशन के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पर 18 डिग्री सेल्सियस होगा, इसको आपको याद रखना है। बाकी फिर हम और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें पोटैटो की, तो पोटैटो में एक सोलानिन कंटेंट आ जाता है, सोलानिन, ये भी आपको याद रखना है, जिसके कारण क्या होता है आलू में आपने देखा होगा कहीं कहीं हिस्सा हरा टाइप का दिखता है, ठीक है, ग्रीन कलर दिखता है, वो सोलानिन उसमें एक केमिकल होता है उसके कारण दिखता है। तो इसको आपको याद रखना है। और क्या होता है ये अगर मिट्टी उसके ऊपर नहीं होती है आलू के कारण, और अगर डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में पोटैटो आ जाता है तो उसके कारण ये हल्का हरा हो जाता है, जो कि हमको नहीं खाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये बात करें कुछ सीड रेट के बारे में। जैसे अगर राउंड शेप्ड कल्टीवेटर है तो 15 से 18 क्विंटल पर हेक्टेयर हमको सीड रेट लेनी है पोटैटो की। बात करेंगे 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर सीड रेट की, तो ये जो है आपका अगर ओवल शेप का है, ओवल शेप का पोटैटो है तो आपको 20 से 25 लेने हैं, और राउंड शेप का है तो 15 से 18 क्विंटल पर हेक्टेयर हमको यहाँ पर सीड रेट रखनी है। एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर टीपीएस, ट्रू पोटैटो सीड की हम यहाँ पर अगर बात करेंगे तो टीपीएस का मतलब यहाँ पर सीड रेट की बात करेंगे तो इसको 40 to 40 ग्राम सफिशियंट होती है फॉर 1 हेक्टेयर सोइंग के लिए, तो ये आपको इसको याद रखना है। बाकी मेथड ऑफ प्लांटिंग की बात करेंगे तो रिज एंड फरो जो होती है पॉपुलर मेथड मानी जाती है पोटैटो के अंदर। और इरिगेशन के लिए क्रिटिकल स्टेज की बात करेंगे तो ट्यूबर फॉर्मेशन जो होती है बहुत क्रिटिकल स्टेज होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। फिर आगे हम बात करें क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। टॉप 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इसका सही जवाब आपको कमेंट में बताना है, फिर राइट आंसर की हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो क्वेश्चन है व्हाट इज सीड रेट फॉर नॉन इरिगेटेड बार्ले इन केजी पर हेक्टेयर, यानी कि बार्ले को आपकी यहाँ पर सीड रेट आपको बताना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो में क्वेश्चन किस टाइप के थे आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।